नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्पष्ट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली से और जानेंगे क्या है चुनावी हाल। स्वागत है आपका। जी प्रदीप जी, स्वागत, अभिनंदन। आपके दर्शकों को जय श्री राम। और जिस तरीके से चुनावी मुकाबला हरियाणा का आगे बढ़ रहा है, इसमें तमाम उतार चढ़ाव, क्योंकि चुनावी घमासान के दौरान वार पलटवार चल रही हैं। बीजेपी की स्ट्रेटजी और बीजेपी की रणनीति में जिस तरीके से बदलाव देखने को मिल रहे हैं, वो इस चुनावी मुकाबले को नए दौर में प्रवेश कराते नजर आ रही हैं। क्योंकि अभी जैसे जैसे चुनावी मुकाबला आगे बढ़ रहा है, बयानबाजी भी शुरू हो गई हैं और जो ग्राउंड पर जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, उनके बयान राजनीतिक गर्मी पैदा कर रही हैं। क्या हैं बीजेपी के इरादे हैं और क्या हैं वादे, इन्हीं बातों से आज रूबरू हो रही हैं हम स्पष्ट के इस खास पेशकश में मोहनलाल बडोली से। बडोली जी, ये शुरुआत आपसे इसके साथ, क्योंकि चुनावी मुकाबला चल रहा है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं राजनीतिक वार पलटवार, चुनावी मुद्दे और जिस तरीके से बीजेपी की वापसी की उम्मीदें हैं, वो क्या बड़ा मुद्दा है जिसको लगता है कि बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी? भारतीय जनता पार्टी के तमाम हरियाणा प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं का इरादा हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता से आशीर्वाद लेते हुए बने, ये इरादा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का है। और पूरी मजबूती के साथ आज हरियाणा प्रदेश के सभी कार्यकर्ता इस अभियान में जुटे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार का इस चुनावी वातावरण में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हरियाणा प्रदेश में लगातार 9 वर्षों से है, जिस प्रकार के काम भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार ने हरियाणा प्रदेश में किए हैं, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार, डबल इंजन की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बनेगी। और जिस प्रकार की बात आपने जो कही, किस प्रकार की तैयारी, आज भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ 20,629 बूथों पर पूरी टीम के साथ हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेके सरकार बनाएगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आज 90 सीटों का ये मुकाबला है, 90 सीटों का मुकाबला था, लेकिन 89 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी लड़ रही है। 89 का फार्मूला क्या है? आपने उम्मीदवार वापस ले लिया सिरसा सीट से, क्या वजह रही? घोषित करने के बाद अनुमान होता नहीं है ऐसा? हमारे जो सिरसा सीट से है, एनडीए के हमारे घटक में वो शामिल रहे हैं और कांडा जी वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के समर्थ से उम्मीदवार हैं। लेकिन क्या आज पहले रणनीति नहीं बनी थी? ये पहले से ही रणनीति है और रणनीति का हिस्सा है। और वो हमारे एनडीए के दल में हलोपा जो है शामिल है, पहले से ही शामिल है, कोई नई बात नहीं है। और जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने अपना झूठ का घोषणा पत्र जारी किया, जिस प्रकार से देश की जनता के सामने झूठ बोलने का काम किया और आज जिन वायदों को वो जनता के बीच में लेके आए हैं, उसमें से ज़्यादातर जो उन्होंने वायदे अपने घोषणा पत्र में किए हैं, वो चाहे 500 रुपये के गैस के सिलेंडर की बात उन्होंने की है, जबकि हरियाणा प्रदेश में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने पहले से ही 500 रुपये का गैस का सिलेंडर गरीब लोगों के लिए उपलब्ध करवाने का काम किया है। जहां उन्होंने पेंशन की बात की है, हरियाणा प्रदेश 3,000 रुपये प्रति माह ओल्ड एज पेंशन देने वाला हरियाणा पहला प्रांत है जो सबसे ज़्यादा ओल्ड एज पेंशन 3,000 रुपये प्रति महीना ओल्ड एज पेंशन सीधे खाते में देने का काम किया है। और जब 2014 में हमारी सरकार आई, तब यही ओल्ड एज पेंशन 1,000 रुपये थी, उसको बढ़ा के हम 3,000 रुपये करने का काम किया है। जो दूसरा वायदा उन्होंने 100 गज के प्लाट का किया है, 100 गज के प्लाट गरीब लोगों को नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गरीब को देने का काम किया। और उसके साथ साथ उनको मालिकाना हक, उनको रजिस्ट्री के कागजात और मौके पर जाकर कब्जा दिलवाने का काम किया। जहां शहरी क्षेत्र के लिए 50 गज का प्लॉट और मालिकाना हक देने का काम किया, वहीं किसानों के लिए जो हमने 24 फसलें एमएसपी के रेट पर खरीदने वाला हरियाणा पहला प्रांत है जो पूरे देश में आज
किसानों के सम्मान के लिए 24 फसलें खरीदने वाला पहला प्रांत बना है। और इसी प्रकार के वायदे कांग्रेस पार्टी ने आज अपने संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में किए हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने एक झूठ बोलने का काम किया, महिलाओं को 8500 रुपये सीधे उनके खटाखट खाते में आएंगे, ये जो झूठ कांग्रेस ने पहले से ही बोली थी, उसी प्रकार की झूठ आज फिर दोबारा से बोलने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश की जनता उन सबको जानती है। और जिस प्रकार से रोजगार की बात कांग्रेस पार्टी ने 7 वायदों में किया है, और उन्होंने कहा कि 2 लाख रोजगार हम देंगे, और उन्हीं के पार्टी के प्रत्याशी पूर्व में विधायक रहे NIT फरीदाबाद से, आज उन्होंने स्पष्ट किया है, कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा उनके शब्दों से प्रकट हुआ है। और कांग्रेस का जो चाल चरित्र चेहरा, झूठ बोलने की राजनीति और लूट की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की है, वो आज उजागर हुई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लोकतंत्र की मर्यादा का भी उल्लंघन करने का काम किया है, और सीधा प्रलोभन देकर वोट मांगने का काम किया कि जो भी 50 वोट देगा उसको हम रोजगार देने का काम करेंगे। जो कांग्रेस पार्टी पहले भी रोजगार पैसों के दम पर, सिफारिश के दम पर, जो पर्ची खर्ची के दम पर पहले भी अयोग्य लोगों को रोजगार देने का काम किया था, उसी प्रकार की सोच लेके उन्होंने आज अपने बयान के माध्यम से स्वीकार किया है। ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है। और दूसरे प्रत्याशी जो असंध से उनके प्रत्याशी है, उन्होंने भी किस प्रकार की उनकी मानसिकता है, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि कांग्रेस के नेता पहले अपना घर भरने का काम करेंगे, उसके बाद अपने मिलने वालों का, अपने रिश्तेदारों का घर भरने का काम करेंगे। और कांग्रेस के नेता इस हरियाणा प्रदेश में लूट और खसूट की राजनीति करने का काम करेंगे। उन्होंने अब अपने शब्दों में ही उन सब बातों को स्वीकार किया है, और कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा आज उजागर हुआ है। और अगर हम चुनावी मुद्दों की बात करें, वो क्या सबसे बड़े चुनावी मुद्दे हैं इस चुनाव में जो बीजेपी को लगता है असरदार रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की लगातार 9 वर्षों से सरकार रही है, और जो किसानों का सम्मान किया, जो महिलाओं का सम्मान किया, जो गरीब कल्याण की योजनाएं हमने लागू करने का काम किया, और जो युवाओं को रोजगार देने का काम किया। हमारी 9.5 वर्षों की सरकार ने 1,44,000 युवाओं को मेरिट के आधार पर बगैर पर्ची खर्ची के रोजगार देने का काम किया है। और जिस प्रकार से गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब की पहचान करते हुए पोर्टल के माध्यम से गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है। जिन परिवारों में कोई नौकरी नहीं थी, उन परिवारों को भी 5 नंबर के साथ उनकी मदद करते हुए उनको भी रोजगार में भागीदार बनाने का काम किया है। हमने हर 20 किलोमीटर पर महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए कॉलेज बनाने का काम किया। प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। और पूरे हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से नई नई सड़कें बनाने का काम किया। आज हरियाणा प्रदेश में बहुत सारे नेशनल हाईवे जो नए बने हैं, ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हरियाणा प्रदेश में पूरी रेलवे बिजली से कनेक्ट की गई है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक गांव में खेल के स्टेडियम हो, चाहे वेलनेस सेंटर हो, चाहे PHC हो, चाहे CHC हो, हर सुविधा प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में देने का काम किया है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आज हरियाणा प्रदेश की जो 9.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, एक पारदर्शिता के साथ हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मंत्र पर काम करते हुए हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ स्वच्छ प्रशासन देने का काम किया है। और उसी का परिणाम है कि आज हरियाणा प्रदेश में एक तरफा माहौल, एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना है। और आप देखेंगे इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार, तीसरी बार डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में कम से कम 62 विधायक हमारे जीत कर आने वाले। कम से कम जिस प्रकार से आकलन आया, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने कमजोर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, कांग्रेस पार्टी की जिस प्रकार की फूट है, और जिस प्रकार से हमने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए टिकटों का वितरण किया है, 54 नए लोगों को हमने इस चुनावी मैदान में उतारा है। और जहां कांग्रेस पार्टी ने अपने 13 हारे हुए विधायकों को भी दोबारा से मैदान में उतारा है, वहीं हमने सबका सम्मान करते हुए, सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए सभी प्रकार से एक टिकाऊ और मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जिससे यह आज वातावरण बना है। और स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। ये तो आपके अपने दावे हैं, लेकिन आप उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं कांग्रेस के कि वहाँ पर गुटबाजी रही है। आपकी गुटबाजी तो बहुत ज़्यादा हुई है। पहले ही दौर में जैसे ही लिस्ट जारी हुई,
बहुत बगावत हुई और लोग छोड़कर चले गए, कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, वो क्या था? आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगे हैं और सबको मना लिया गया है। आज कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी निर्दलीय चुनावी मैदान में नहीं है। आज सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं। चुनावी मैदान के दौरान आपका एक बयान बड़ा पॉपुलर हुआ और चर्चित हुआ, जब आपने कहा कि सीएम सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा करनाल से लड़ेंगे। क्या ये सामंजस्य नहीं था या तालमेल नहीं था? ये भारतीय जनता पार्टी का हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। और जैसे ही मीटिंगें हुई, आप सभी टीवी चैनलों ने उसको दिखाना शुरू किया कि नायब सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। और उसी समय वो पत्रकार, वो टीवी पर चल रही थी वो बातें, और उसी टाइम जो है उन्होंने वो प्रश्न किया। और अगले ही दिन हमारी लिस्ट जारी होनी थी और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया कि हमारे सीएम नायब सैनी जी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। वही बात मैंने कही। सिटिंग सीएम को मालूम नहीं कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वो विरोधाभास गया बयान। अभी उस समय जब पत्रकार ने सवाल किया, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी करनाल से विधायक थे और करनाल में वो प्रश्न किया गया, और सीएम साहब 90 की 90 विधानसभाओं में जहाँ भी जाएंगे वो वही कहेंगे कि मैं यहाँ से प्रत्याशी हूँ। तो इसी प्रकार का वो एक, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो हम देख रहे हैं ग्राउंड पर जिस तरीके से लड़ाई आगे बढ़ रही है, दावे हो रही हैं। अब अनिल विज साहब का बयान आया है, इससे पहले कांग्रेस मुद्दे बना रही है, चाहे वो राव इंद्रजीत सिंह का जिक्र करते हो या बीजेपी की फूट का जिक्र करते हुए, कि सीएम फेस को लेकर लड़ाई है। आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक मत से 2024 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, ये हमने स्पष्ट तौर से कहा है। और कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार को घोषणा करनी चाहिए। इतनी ताकत कांग्रेस पार्टी के संगठन में होनी चाहिए। हमारा मजबूत नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की सोच और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के विश्वास की जीत, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एकजुटता इस 2024 के विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से बनाने का काम करें। लेकिन आपके विरोधी कह रहे हैं कि जो झंडा उठाते थे बीजेपी का पुराने नेता, उनको दरकिनार किया गया है। रामविलास शर्मा को टिकट नहीं मिला, नामांकन भरा था उन्होंने इस उम्मीद के साथ कि टिकट तो मिलेगा ही, और उसके बाद नामांकन उनको वापस लेना पड़ा क्योंकि टिकट किसी और को मिला। भारतीय जनता पार्टी के, मैंने आपको बताया कि 54 ऐसे नए उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जो 2019 में उम्मीदवार नहीं थे, और आज 2024 में उम्मीदवार हैं। ऐसे 54 नए उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी की विचार है, ताकत है। नए सब लोगों को मौका देना और सभी को साथ लेके चलना, ये कार्यकर्ता बेस पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव का मौका देती है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बदला गया, और जिस तरीके से बदलाव हुआ, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को साधने के लिए बीजेपी ने ऐसा किया, ये माना गया, और इसका फायदा उनको मिलेगा ये कहा गया। लेकिन लोकसभा चुनाव हुआ तो 5-5 की बैटल बराबरी पर छुटी है, और अब विधानसभा चुनाव की चुनौती, तो क्या उसका फायदा मिला, नुकसान मिला, क्या आप देखते हैं इसको? जो बात बीत गई वो बीत गई, और अब उस चुनाव में जिस प्रकार का जनता का आशीर्वाद मिला और उस चुनाव के बाद जो वातावरण बना, उस चुनाव के बाद बहुत सारी नई घोषणाएं हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने की। 56 दिन का वर्किंग टाइम उनको काम करने का मौका मिला। जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने उसके तुरंत 1-2 दिन के बाद ही 13 तारीख को चुनाव आचार संहिता लगी। जैसे ही चुनाव आचार संहिता लगी उसके बाद 6 तारीख को चुनाव संहिता हटी, और उसके बाद में जब ये विधानसभा चुनाव में लगी 56 दिन वर्किंग का मिला है, और 56 दिन में 126 ऐसी घोषणाएं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, जो हर वर्ग के लिए, प्रत्येक वर्ग का ध्यान करते हुए जो गरीब कल्याण की योजनाएं चलाने का काम किया है, और ओबीसी समाज के लिए जिस प्रकार से क्रीमी लेयर को में 6 लाख से 8 लाख करना, और नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार देना, कितनी बड़ी भर्ती करने का काम किया। और हमारी सरकार ने तो अभी 24,000 बच्चों की जो रिजल्ट तैयार था पूरी तरह, लेकिन कांग्रेस का जो भर्ती रोको गैंग है
उस भर्ती रोको गैंग ने उसको में रुकावटें खड़ी करने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी ने पूरी योजना के साथ युवाओं को रोजगार ना मिले, इस प्रकार की अनेक अड़चनें कोर्ट के माध्यम से की, उनको भी दूर करते हुए हमने बड़ी सूझबूझ के साथ और सबको न्याय देते हुए मेरिट के आधार पर रोजगार देने का काम किया। हमारी सरकार की बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां, सुबह से शाम हो जाए बहुत सारे ऐसे काम हैं, अनेकों ऐसे काम हैं जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो एक किसान के पूर्व सैनिक के बेटे, किसान के बेटे, ओबीसी समाज के बेटे, हरियाणा प्रदेश में पहली बार ओबीसी समाज के गरीब परिवार का बेटा मुख्यमंत्री बना है और फिर दोबारा से दूसरी बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लें। इस प्रकार में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लगे हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बढ़ेगी। जब इतना वादा दावा आपका है तो फिर क्या वजह है कि वरिष्ठ नेता अनिल विज को आप संतुष्ट नहीं कर पाए? उन्होंने क्यों दावेदारी अपनी जताई? ये अनिल विज जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने जो बयान दिया वो उनका व्यक्तिगत बयान है। और जिस तरीके से चुनावी मुकाबले में जो उतार चढ़ाव और ख़ासतौर से निगाहें लगी हैं, अब यहाँ पर जो ख़ासतौर से वो फैक्टर जो इस चुनाव पर असर डाल सकते हैं, ये भी कहा गया कि आम आदमी पार्टी का गठजोड़ नहीं हो पाया, इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में है तो वो क्या असर डालने वाली है? हरियाणा प्रदेश में बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, इनेलो पार्टी भी है, जेजेपी पार्टी भी है, बीएसपी पार्टी भी है और अनेक आम आदमी पार्टी भी है और सब अपने एजेंडे को लेकर चुनाव लड़ेगी और ये फैसला हरियाणा प्रदेश की जनता ने करना है। और हरियाणा प्रदेश की जनता फैसला और मन बना चुकी है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने फैसला कर रखा कि आने वाली स्पष्ट बहुमत की सरकार, डबल इंजन की सरकार, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में, और ये हरियाणा प्रदेश का स्वभाव रहा है, हरियाणा प्रदेश की ऐसी सोच रही है। जब से हरियाणा बना है तब से आप अगर आंकड़े उठा के देखेंगे 1987 में 2 वर्ष का शासन ऐसा रहा है जब जो केंद्र में सरकार थी उसकी दूसरी पार्टी की सरकार थी, नहीं तो हमेशा से ही जो केंद्र में सरकार में रहे हैं वही हरियाणा में सरकार में रहे हैं। 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। 2014 में जैसे ही चुनाव हुए 6 महीने के बाद हरियाणा प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। 2019 में जैसे ही दोबारा से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हरियाणा में भी 2019 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब 2024 में तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हरियाणा प्रदेश में भी तीसरी बार डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जेजेपी चंद्रशेखर की पार्टी का गठजोड़, आईएनएलडी और बीएसपी का गठजोड़, ये चुनाव में फैक्टर है क्या? यहाँ आदर्श वोट बैंक की बात की जा रही है। सभी क्षेत्रीय दलों की अपनी वोट बैंक है, सभी पार्टियों का अपना वोट बैंक है और जो भी पार्टी चुनावी मैदान में अपने अपने जो उनका वोट बैंक है वो सब लेने का काम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है, जो वोटर है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा और एक मजबूत सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया और जो सहानुभूति बटोरने की कोशिश की है वो क्या असर डालेगी हरियाणा की राजनीति पर? अरविंद केजरीवाल ने जो झूठ की राजनीति की है, जो वो कहते हैं वो करते नहीं है, वो हमेशा से झूठ बोलने का काम करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी झूठ बोलने का काम करते हैं। उन्होंने झूठ बोला कि अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगेगा तो मैं पद छोड़ दूंगा और वो जेल में रह के भी शासन करते रहे। आज फिर से दिल्ली में मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ है और केजरीवाल जब चुनावी मैदान में जाएंगे तो देश का वोटर है, देश का वोटर उसका जवाब देगा। लेकिन बीजेपी नेताओं की धमकी पर क्या कहेंगे आप? उन्होंने जो जान से मारने की भी धमकी दी। किसी ने भी कहीं भी भारतीय जनता पार्टी, किसी व्यक्ति ने कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कार्यकर्ता इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग नहीं करता, ना कभी धमकी देता। ऑन रिकॉर्ड है तो उसको जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए। और जिस तरीके से इस चुनावी मुकाबले में लगातार हम देख रहे हैं संविधान बचाओ आंदोलन, और वो प्रमुख तौर पर भूमिका रही है कांग्रेस की, वो आंदोलन की ये लड़ाई यहाँ पर भी आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस संविधान को तोड़ने का काम किया, संविधान खत्म करने का काम किया और उदाहरण है कि 1977 में संविधान को खत्म करके इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस थी। कांग्रेस ने देश के संविधान को खत्म करके इमरजेंसी लगाने का काम किया है और कांग्रेस ने अभी जो अमेरिका में राहुल गांधी ने बयान दिया है वो संविधान के खिलाफ है और कांग्रेस पार्टी देश को भ्रमित करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को तोड़ने का काम किया।
कांग्रेस पार्टी ने देश में दंगे करवाने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने जातिवाद को, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी के संस्कार में है, विचार में है, और कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा आज जनता के सामने है। एक बड़ा फैसला आज केंद्रीय कैबिनेट की ओर से देखने को मिला है, जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई है। आपको लगता है चुनावी टाइमिंग में ये एक राजनीतिक मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, ये विपक्ष ने कहा है, और ये महज ये हो ही नहीं सकता, व्यवहारिक नहीं है। तो हरियाणा में तो चुनाव हो रहे हैं, अगर ये मंशा है तो फिर क्या ये असर नहीं डालेगा ऐसे राज्यों में जहाँ पर अलग अलग समय पर सरकारें बनी हैं? वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित में है, देश की जनता चाहती है, और देश की जनता लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लगातार भारत को मजबूत करने का काम किया है। आज जो भारत की साख बनी है, आज दुनिया के लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनना चाहते हैं। आज दुनिया के किसी भी देश में कोई समस्या हो, उसका समाधान भारत से ढूंढना चाहते हैं। आज देश में अगर कहीं दो देशों का झगड़ा है तो उसका समाधान भी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से उम्मीद भी रखते हैं और उनमें करने की क्षमता भी है। आज जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को जो सम्मान मिला है, जो मुख्य न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की बहुत बड़ी जीत हुई है, 193 वोटर में से 183 वोटें भारत के न्यायाधीश के पक्ष में जो पड़ी है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो शख्सियत आज पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर नेता, ताकतवर नेता, मजबूत नेता के रूप में जो छवि उतरी है, उससे भारत मजबूत हुआ है। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो सोच, भारतीय जनता पार्टी का जो विचार और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा शीर्ष नेतृत्व लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से जो आज देश ताकतवर बना। धन्यवाद बात करने के लिए, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू। और ये थे मोहनलाल बडोली, जो बीजेपी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं, और काफ़ी बेबाक अंदाज से इन्होंने अपनी बात रखी है। चुनावी मुकाबला चल रहा है, हरियाणा का जो तमाम उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, क्योंकि बयानबाजी का दौर और जिस तरीके से वार पलटवार चल रही हैं, तो नए दौर में पहुंचता हुआ हरियाणा का चुनावी मुकाबला वो नज़र आ रहा है। और बीजेपी के लिए तमाम संभावनाएं, लगातार वो तीसरी बार सत्ता में आने के लिए प्रयास में, और जिस तरीके से गठबंधन की सरकार रही दूसरी बार, तो वो महत्वपूर्ण हो जाता था। हालांकि अब समीकरण बदला हुआ है और बीजेपी 89 सीटों पर चुनाव मैदान में है। 89 का ये आंकड़ा, क्योंकि कांग्रेस भी 89 सीटों पर चुनाव मैदान में है, तो अब बीजेपी भी 89 सीटों पर मैदान में दिखाई दे रही है। तो ऐसे में एक बड़ा मुकाबला चुनावी रन का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज की इस खास एपिसोड में आज की मुलाकात बस इतनी ही। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे किसी खास शख्सियत के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त मेरी टीम के साथ। नमस्कार।